हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक से बिलोंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला हमारा एमसीक्यू आ गया, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखी हैं इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारी गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड नहीं है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए पार्ट कहता है एनुटी मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एंड सी कैपिटल मेथड, डी सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इनमें से यहाँ पे कौन सा गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड नहीं है वो बताना है। हमारा यहाँ पे मेनली 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के आगे 2 वेरिएंट्स हैं, यानी उसके 2 सब मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये तो हमारी यहाँ पे जो है गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड है, तो हमारी ऑप्शन ये नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हमें बताना है कौन सा मेथड नहीं है। दूसरा हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके 3 वेरिएंट हैं, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एनुटी मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दैट मीन्स एनुटी मेथड भी हमारे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड का ही हिस्सा है, ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है। और जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ये भी हमारी गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड है। तो बचा पीछे क्या, कैपिटल मेथड। जो कैपिटल मेथड है, ऐसा कोई मेथड नहीं होता जिसको यूज करके हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट, कैपिटल मेथड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेकन व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें बताना है कि जो हमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं इनमें से कौन सी आइटम हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते हुए नहीं लेते हैं। पहले 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए पार्ट फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस, सी करंट एसेट्स, डी नन ऑफ दीज। जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें यहाँ पे टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करनी होती है, और टोटल एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस नहीं लेते, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते, इंटेंजिबल एसेट जिसकी कोई सेल वैल्यू नहीं है उनको नहीं लेते, इनको छोड़ के बाकी चीजें लेते हैं। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम फिक्स एसेट कंसिडर करते हैं, करंट एसेट जो है कंसिडर करते हैं, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस जो है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, उसको हम यहाँ पे टोटल एसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसने यही पूछा कि कौन सी आइटम नहीं लेते, तो हमारी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस है उसको हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए टोटल एसेट में नहीं लेते। तो करेक्ट आंसर है बी पार्ट, ठीक है, बाकी हमारी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, कहता वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ। गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो कब नेसेसरी है। 4 ऑप्शन में दे रखी हैं। नंबर 1, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डी ऑल ऑफ दीज। अब देखो, जब भी हम यहाँ पे नए पार्टनर को एडमिट करते हैं या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, तो हमें यहाँ पे जो है फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो हमारे लिए यहाँ पे जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये भी हमारी ऑप्शन करेक्ट है। तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे आंसर क्या निकला, डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, कि ये तीनों यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस हैं उस समय हम यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट, गुडविल इज अफेक्टेड बाय। कहता है गुडविल के ऊपर किसका इंपैक्ट पड़ता है। 4 ऑप्शन है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, लोकेशन ऑफ बिजनेस, सी मोनोपोली ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ दीज। अब हमें बताना है अब हमें बताना है कि जो हमें ऑप्शन दे रखी हैं इनमें से किसका इंपैक्ट यहाँ पे गुडविल की वैल्यू पे पड़ता है। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है इसके कारण भी हमारी गुडविल पे इसका असर पड़ता है। बिजनेस की जो लोकेशन है इसका इंपैक्ट भी हमारी गुडविल की वैल्यू पे पड़ता है। अगर यहाँ पे बिजनेस की मोनोपोली है, मार्केट में कंप्लीट कंट्रोल है, उसके सामने कोई कंपटीटर नहीं है, इसका भी इंपैक्ट गुडविल के ऊपर पड़ता है। तो इसका मतलब ये तीनों फैक्टर जो हैं ये गुडविल के ऊपर अपना यहाँ पे इंपैक्ट डालते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हुई, ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ गुडविल। अब हमें बताना है कि ये जो हमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन गुडविल का फीचर नहीं है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए पार्ट इंटेंजिबल एसेट,
बी वैल्यू ऑफ गुडविल रिमेन्स कांस्टेंट, सी बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट, एंड डी गुडविल कांट बी सोल्ड इन पार्ट। अब बताना इसमें से कौन सा हमारी गुडविल का फीचर नहीं है। पहले दिया कि इंटेंजिबल एसेट, हमारी यहाँ पे जो गुडविल है वो हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है, ये इसका एक फीचर है। ऑलरेडी ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आंसर ये नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ गुडविल रिमेन्स कांस्टेंट, क्या गुडविल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनका इम्पैक्ट हमारी गुडविल की वैल्यू के ऊपर पड़ता है, और लगातार फैक्टर्स के अंदर चेंजेस अगर आती हैं उसके कारण उसका इम्पैक्ट हमारी गुडविल पे भी पड़ता है। हमारी गुडविल भी जो है वो लगातार चेंज होती रहती है। तो कभी भी गुडविल की वैल्यू जो होती है वो एक जैसी नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती। तो हमारे लिए यहाँ पे जो राइट आंसर वो क्या है? बी पार्ट, क्योंकि उसने पूछा कि कौन सा गुडविल का फीचर नहीं है, तो ये गुडविल का फीचर नहीं है, ठीक है। गुडविल की वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, वो हमेशा सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट, ये भी इसका फीचर है, क्योंकि गुडविल की जो है वो उसकी वैल्यू वैल्यूअर की सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। गुडविल कांट बी सोल्ड इन ए पार्ट, और ये भी इसका फीचर है कि गुडविल जो है हम पार्ट में नहीं बेच सकते। गुडविल जो है जब भी बिकेगी पूरे बिजनेस के साथ ही बिकती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें राइट ऑप्शन हमारी क्या है? बी पार्ट, कि गुडविल की जो वैल्यू है वो रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये गुडविल का फीचर नहीं है, और वही हमें इसमें बताना है। नेक्स्ट, अंडर विच मेथड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। कहता बताओ किस मेथड के अंडर हम यहाँ पे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखी हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ऑल ऑफ दिस। मतलब कब हम यहाँ पे जो है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ जहाँ हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट से रिलेटेड कोई हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, तो पहले हम वो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसकी एवरेज निकालते हैं। चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, चाहे वो सुपर प्रॉफिट मेथड है, चाहे वो कैपिटलाइजेशन मेथड है, ठीक है। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड के टाइम भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं उस समय भी हमें यहाँ पे जो है एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, तो उस समय भी हमें देखना होता है कि इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, अगर होगी तो पहले उसमें एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सेम केस कैपिटलाइजेशन मेथड में भी होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमें एवरेज प्रॉफिट या एनुअल प्रॉफिट चाहिए होता है, तो अगर यहाँ पे उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो वहाँ पे वो एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। तो इसका मतलब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो तीनों मेथड के यूज़ के टाइम हमें यहाँ पे जो है उसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो हमारे लिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मेथड कोई भी है तो वहाँ पे अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है प्रॉफिट के बारे में तो एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना ही निकालना है, उसके बाद हम एवरेज निकालते हैं। तो तीनों मेथड के लिए ये एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन कहता है गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स अनलेस। गुडविल हमें यहाँ पे जो है बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए जब तक 4 ऑप्शन दे रखी है, परचेज्ड, रेज्ड, सोल्ड, और डी पार्ट आइदर ए और बी। अब देखो जब भी हमें यहाँ पे गुडविल बुक में रिकॉर्ड करनी है एज ए एसेट, एज ए इंटेंजिबल एसेट, वो परचेज की होनी चाहिए। यानी कि जब तक हम गुडविल के लिए पेमेंट नहीं करते, गुडविल परचेज नहीं करते, तब तक उसको एज ए एसेट अपनी बुक में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। अगर गुडविल रेज हुई है, रेज का मतलब हो गया सेल्फ जनरेटेड, कि टाइम के साथ साथ अपने आप ही हमारी गुडविल जो जनरेट हुई है, उसको हम बुक में एज ए एसेट हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही यहाँ पे सेल के टाइम शो करते हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं गुडविल के अंदर तभी वो हमारी एसेट मानी जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक, तभी हम उसको बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन है ए पार्ट, परचेज्ड, ठीक है। तो डी भी हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच आर द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको बताना है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखी है, इन 4 ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स, और डी प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब देखो, जब मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड वाले सेशन में हमने ये डिस्कस करे था चीज़ें, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 3 टाइप की होती है, ग्रॉस, नेट और प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। और जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हमें ओनर्स इक्विटी चाहिए होती है, यानी कि प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड ही चाहिए होती है कि ओनर की तरफ से बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, और उसके बेस पे ही हम यहाँ पे जो है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करके गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी। ठीक है, हमें प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड ही इसमें चाहिए होती है, तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं चाहिए, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं चाहिए होती है नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए। जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हम ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड को ही कहते हैं, क्योंकि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए ये हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट मीन्स, सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन दे रखी हैं। एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल गेन, सी एबनॉर्मल गेन माइनस एबनॉर्मल लॉस, डी एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट जो हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट और जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है उनका जो डिफरेंस होता है वही हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा आता है, जितना एक्सेस आता है वही हमारा सुपर प्रॉफिट होता है, इसलिए हम इसको एक्चुअल प्रॉफिट तो बोलते नहीं करंट ईयर का, तो ये इनकरेक्ट है। प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल गेन, ये भी नहीं होता कि हम एबनॉर्मल गेन से ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने बताया एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड है सुपर प्रॉफिट, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। एबनॉर्मल गेन माइनस एबनॉर्मल लॉस, ये भी नहीं है। डी एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, तो राइट आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, कि सुपर जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे एक्सेस जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा उसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ ए फर्म इज, कहता है जो फर्म की नेट टेंजिबल एसेट्स हैं वो कौन सी हैं? 4 ऑप्शन में दे रखी हैं। टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल एसेट्स, टोटल इंटेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। सॉरी, हमें बताना है कि जो नेट टेंजिबल एसेट्स होती हैं वो फर्म की क्या होती हैं। अब देखो यहाँ पे नेट एसेट्स का मतलब होता है, पहले नेट एसेट का मतलब समझो। नेट एसेट का मतलब हो गया टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, क्योंकि हमारी जो एसेट्स हैं उसके अंदर जो फंड्स की इन्वेस्टमेंट होती है कुछ ओनर की होती है, कुछ आउटसाइडर से हम यहाँ पे जो है उधार लेके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज जो बाहर वालों का पैसा लगा उसको हम निकाल दें तो पीछे जो बचता है उसको बोलते हैं नेट एसेट्स या प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्लियर है। और इसने यहाँ पे पूछा हुआ है नेट टेंजिबल एसेट्स, तो नेट टेंजिबल एसेट्स कैसे निकलती हैं? हमें यहाँ पे टोटल टेंजिबल एसेट्स लेनी है, उसमें से यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देनी है। ठीक है, सिर्फ इसमें यहाँ पे टेंजिबल, क्योंकि नेट टेंजिबल एसेट पूछा है तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है टोटल टेंजिबल एसेट्स लेनी है। तो टोटल टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, उसमें फिक्स्ड एसेट आ जाएंगी, यानी कि जो एसेट में दिखाई देती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिनकी कोई वैल्यू होगी वही इसमें लेनी है। ठीक है, तो इसमें फिक्टिशियस एसेट वगैरह नहीं आती, जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो भी नहीं आएंगी। तो इसलिए यहाँ पे नेट टेंजिबल एसेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे देखो इन 4 ऑप्शन में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए पार्ट। टोटल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल एसेट्स, ये हमारी यहाँ पे नेट टेंजिबल एसेट्स नहीं होती। टोटल इंटेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये भी नहीं निकलती क्योंकि इसमें खाली इंटेंजिबल नहीं है। और टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी भी नहीं होती क्योंकि हमें यहाँ पे जो है नेट टेंजिबल एसेट्स के बारे में पूछा हुआ है, और नेट टेंजिबल एसेट्स निकालने के लिए हमें टोटल टेंजिबल एसेट्स ही लेनी है। ठीक है, तो टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ये इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ MCQs। अब नेक्स्ट सेशन में हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी नया पार्टनर जो है फर्म के अंदर एडमिट होता है उस केस में फर्म में क्या क्या चेंजेस आती हैं और कैसे उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।